नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे परिवारवाद की, राजनीतिक जमीन पर खड़ी हुई क्षेत्रीय पार्टियों के उत्तराधिकारियों की, परिवार की राजनीतिक गद्दी हासिल करने की उनकी लड़ाई की और इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए किए जा रहे रिश्तों के कत्ल की। इतिहास अपने आप को दोहराता है और वर्तमान में डीएमके, समाजवादी पार्टी और आरजेडी में पार्टी की गद्दी या सिंहासन हासिल करने के लिए किस किस तरीके से रिश्तों की बलि दी गई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने अपने बड़े भाई एमके अलागिरी को सत्ता से हटाने के लिए पार्टी के लोगों से मिलकर पिता को साइडलाइन करवाया, फिर अपनी मनमानी की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश सिंह यादव ने पार्टी की गद्दी हथियाने के लिए पिता और चाचा दोनों को किस तरीके से अपमानित किया और उन्हें साइडलाइन करके गद्दी हथियाई, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ताजा मामला तेजस्वी यादव का है, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के संस्थापक अपने पिता को हाईजैक कर सारे फैसले आजकल खुद ले रहे हैं और गद्दी हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई तेज प्रताप के करियर को भी ठिकाने लगा दिया। तेजस्वी यादव आज की तारीख में आरजेडी के सर्वे सर्वा है। परिवार के भीतर और पार्टी के भीतर वो जो चाहते हैं वही होता है। लालू यादव का कोई भी फैसला ना तो पार्टी में मानी जा रही है और ना ही परिवार में। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, या यूं कहें कि इसका बीजारोपण हो गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव के पार्टी पोस्टर को यदि आप याद करें तो आपको लालू यादव या राबड़ी देवी उस पर खोजने पर भी नहीं मिलते थे। सारे प्रत्याशियों के चयन से लेकर पार्टी के स्ट्रैटेजी तक में तेजस्वी की ही चलती थी, लालू यादव की सुनी नहीं जाती थी। और उस समय भी दबी जुबान में ये बातें आती थी, लेकिन कहीं पर कोई खबर नहीं लिख पाता था। भाई तेज प्रताप, बहन मीसा भारती या दूसरी बहनों की तो छोड़िए, लालू यादव और राबड़ी देवी की भी इस पार्टी में जिसकी वो संस्थापक है कुछ भी नहीं चल रहा। ये आरोप जो है ये जेडीयू की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सारे फैसले तेजस्वी ले रहे हैं और इनके कारनामों को देखकर इतिहास के सबसे क्रूर कैरेक्टर औरंगजेब की याद ताजा हो जाती है। औरंगजेब ने जिस तरीके से मुगल सल्तनत की गद्दी हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर मुगलिया गद्दी हासिल कर ली, वैसा ही कुछ वर्तमान में क्षेत्रीय छत्रप भी कर रहे हैं। परिवारवाद की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी में ऐसा होना सामान्य है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी में मुगल काल को दोहराया जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव पर लालू को हाईजैक करने के आरोप में दम है? क्या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव ने जो किया वही परिवारवाद की पार्टी की नियति है? पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक परिवार के ताकतवर सदस्य के साथ खड़े हो मुखिया को ठिकाने लगा देते हैं, यही है परिवारवाद की पार्टी की नियति? क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, कुछ बयानों को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर दिया भाजपा वाला समूह। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, इतिहास रहा है जो बिहार में हिंदुओं को जातियों में बांटकर तुष्टीकरण के सहारे लंबे समय से। तो करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एडवोकेट अविनाश सिंह जी हैं। मनीष यादव जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। उसके अलावा सुमित शशांक जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हैं और इतू खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और आरजेडी की तरफ से सैफ अली जी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सैफ अली साहब से करना चाहूँगा। सैफ अली जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से आरजेडी पे आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी में सब कुछ जो है वो एक तरीके से तेजस्वी यादव पे आकर के केंद्रित हो गया है और लालू यादव की सुनी नहीं जा रही है और लालू यादव को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, पार्टी को भी हाईजैक कर लिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा? ये आरोप में आपके कोई जी, ये लालू यादव 2019 के चुनाव में को 2-4 टिकटों के सवाल पे थोड़ा मतभेद हो गया था।
तेजस्वी जी के कुछ एडवाइजर्स ने कहा था 2019 का चुनाव हम बहुत लंबी मार्जिन से जीतेंगे, और भी शायद कुछ उनके एडवाइजर्स ने कहा था अगर हम नहीं जीते तो इतनी सीटें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग राजनीतिक में जमे रह गए। वो थोड़ा पहली बार 19 में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। फिर जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक एक सीट का मूल्यांकन पूरी पार्टी द्वारा किया गया और कैंडिडेट्स को लड़ाया गया, और पार्टी के अंदर पूरी तरह लोकतंत्र था। और आपने अपना ये हेडलाइन डाला है, औरंगजेब, स्टालिन और तेजस्वी जी का फोटो और अखिलेश जी का फोटो लगाया है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ औरंगजेब के बारे में सुन रखा है, बाकी उसके फैक्ट बहुत कम दिखते हैं। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ा, ये बहुत हंगामा है ये मार्केट में, लेकिन औरंगजेब ने किन मंदिरों को 5 किलो 10 किलो सोना चांदी के उपहार दिए, उसका आपको गजेट में दिखाता हूं। तोड़ने का गजेट एक मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर का कहीं नहीं जिक्र है। जो काशी विश्वनाथ में जब आए थे इब्राहिम को दंडित करने, तो टोडरमल ने जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर और मस्जिद को एक ही कैंपस में बना दिया था, ही चल रहा था उस वक्त, एक मंदिर को औरंगजेब के जाने के बाद वहां एक पंडित लड़की को किसी ने, इब्राहिम नाम का कोतवाल था, उसने कुछ उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में वो बच्ची पहुंची और उसने अपना न्याय मांगा, उसको न्याय मिला, और न्याय ऐसा मिला कि इब्राहिम नाम के कोतवाल को औरंगजेब ने हाथी से बनवाया। और धरीचा मस्जिद अभी भी बनारस में आप जाएंगे, वो धरीचा मस्जिद पंडित जी के मकान को भी बना दिया गया मस्जिद। आपको नहीं पता होगा औरंगजेब के बारे में। नहीं देखिए, आप औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, आप कीजिए, आप करेंगे, मैं उस पर लेकिन बहस नहीं है आज। अगर अकबर ने हटाया और औरंगजेब ने लगाया, मुसलमानों से ज़कात 2.5% लिया जाता था, हिंदुओं से जजिया कर 1.25 1.25% लिया जाता था। इसको अंग्रेजों ने इतना बदनाम किया 1857 के बाद, जितना 10 साल में मोदी ने नेहरू और गांधी को बदनाम किया अपने अंग्रेजों को। पहली बार सैफ अली, ये इतिहास, इस इतिहास पे चर्चा हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा इतिहास। आप जिस इतिहासकार को पढ़ के बोल रहे हैं वही इतिहासकार सर्वे सर्वा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। इतिहास काल और सरकार और काल के हिसाब से लिखे जाते हैं, लेकिन आज आप औरंगजेब की बात करें, आपको औरंगजेब आपके हिसाब से हीरो थे, आपके हिसाब से औरंगजेब हीरो थे? वर्ल्ड के हीरो थे, वर्ल्ड की इकोनॉमिक जीडीपी का 25%। तो मैं आपके हीरो से आपके नेता की तुलना कर रही हूं, आपको खराब नहीं लगना चाहिए। आपके हीरो से आपके नेता की तुलना कर रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव की तुलना औरंगजेब से कर रहा हूं, तो मैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? औरंगजेब एक अच्छे शासक थे और उन्हें अपने माता पिता पे कोई जुल्म नहीं किया था। माता पिता भाई, वजह यही कि उनको आराशिकों ने मिलने से मना किया कि आप अपने फादर से आप नहीं मिल सकते, जहां पनाह से आप नहीं मिल सकते अभी। तो इनको ये लगा कहीं जनाब पनाह की हत्या तो नहीं कर दी दारा शिकोह और उनके एडवाइजरी बोर्ड ने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी ने बनाया, एक हिंदुस्तान बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब था। ठीक है, आप इस पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई माता पिता को जेल में डाल देना जो है, पिता को कारावास में डाल दिया, एक सल्तनत जो कि पूरी सल्तनत का मालिक था, बादशाह था, पिता को कारावास में डाल दिया, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दारा शिकोह की हत्या करवा दी, अपने भाई की हत्या करवाई, उसको आप जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। साल के बाद उसकी सजा हुई दारा शिकोह को सेम टाइम उनकी हत्या नहीं की गई जब अरे सेम टाइम किया हो, 10 महीने के बाद किया हो, हत्या तो करवाई ना, फांसी तो दिया ना अपने भाई को। अभी एक दिन में कौन सा थे, जैसे तेज प्रताप को एक दिन में कौन सा किनारा कर दिया, उसको भी तो भाई मिनिस्टर बना के रखा ही था। करियर तो अब खराब हो रहा है ना, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। अखिलेश यादव जी ने भी कौन सा पहले दिन किनारे कर लिया था मुलायम सिंह यादव से, वो भी धीरे धीरे करके किए। तो आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? आप इस बात को स्वीकार कीजिए ना। उसको भी लोग कभी कभी प्रतीक यादव को भी मुलायम सिंह यादव का बेटा कह देते हैं, जबकि गुप्ता जी का मुलायम सिंह के संबंध होने से पहले। हाँ भाई ठीक है, पिता तो थे ही ना, पिता तो थे ही, भले अपने बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, लेकिन थे तो पिता ही ना। बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, पिता तो थे ना। फादर नहीं थे तो उनकी हत्या तो नहीं की। अभी प्रतीक और अखिलेश अगल बगल के मकान में ही रहते हैं, आप सैफे जाइए और दोनों भाइयों में कितना चर्चा नहीं हो रही। देखिए आप जो मैं जाता हूं, मैं देखता हूं,
मैं प्रतीक के पास ही बैठता हूँ और अखिलेश जी के पास भी सैफ में बैठता हूँ। दोनों का घर 50 मीटर की दूरी पे है बस। ठीक है, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ कि दोनों में दुश्मनी है, तो मैं कह नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सत्ता हासिल करने के बाद फिर समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के क्रम में जो उन्होंने पाप किए, मैं उस पाप पे आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आपका ध्यान उधर लाना चाह रहा हूँ कि सत्ता हासिल करने, कुर्सी हथियाने के क्रम में जो पाप किए गए, रिश्तों का जो खून किया गया, उसकी तरफ ध्यान आपको दिलवा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब, अच्छा ठीक है, औरंगजेब पे चर्चा नहीं हो रही है। औरंगजेब ने जिस तरीके से अपने पिता को कारावास में डाला, अपने भाई का कत्ल किया और गद्दी हथियाई, उसी तरीके की चीजें जो है आज आरजेडी भी कर रही है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, इसलिए तुलना हो रही है, बाकी चीजों से तुलना नहीं हो रही है। उससे बताइए ना, कोर्ट, उनके काजी का कोर्ट का हुक्म था, उस पर दारा शिकोह को फांसी हुई। चलिए इन्होंने तो कत्ल नहीं। ठीक शुजा है, मुराद भी, ठीक है, शुजा मुराद चलिए भी मनीष यादव जी आपको जवाब देंगे, मनीष यादव जी जवाब देंगे। आज जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और भी हमारे साथ लोग हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मनीष जी बताएं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, परिवारवाद के खिलाफ ही आदरणीय लालू प्रसाद जी की राजनीति में उत्पत्ति हुई थी। लालू प्रसाद जी का एक साधारण घर में वो जन्म लिए थे और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उसी के खिलाफ उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी आज ऐसे जगह खड़े हैं कि उनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, भाई तेज प्रताप जी और भाई तेजस्वी जी। आपने सही बोला है कि आखिर कोई भी पार्टी का अगर नेता बनेगा तो अगर पूर्व में भी कोई राजा बनता था तो उसका कोई योग्यता होते थे, कोई मापदंड होते थे। लेकिन आप देखिएगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर में 7 पुत्री और 2 पुत्र हैं। पुत्री में मुझे सबसे बड़ी लगती है मीसा भारती जी हैं और पुत्र में तेज प्रताप जी। लेकिन अगर दोनों को आप देखिएगा, दोनों के दोनों साइडलाइन, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी की माता आदरणीय राबड़ी देवी जी रही। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को संचालित आज कौन कर रहा है? भाई तेजस्वी जी कर रहे हैं, और वो भी बिहार के लीडर के द्वारा नहीं। भाई तेजस्वी जी ने राष्ट्रीय जनता दल को संचालित करने के लिए एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति को बुला लिया और वो जो सलाह देते हैं, भाई तेजस्वी जी उनके सलाह को मानकर राष्ट्रीय जनता दल को संचालित कर रहे हैं। तो ये सामने हर चीज, ये हर बिंदु दिख रही है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति में आए थे, आज उसी चीज को स्थापित कर दिए। लेकिन भाई तेजस्वी जी, उनमें तो गद्दी पर बैठने की कोई योग्यता नहीं। आप देखिए भाई तेज प्रताप जी पटना यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपना नामांकन कराया था, बीएन कॉलेज में, उसी कॉलेज में भाई तेज प्रताप जी ने नामांकन कराया। भाई तेजस्वी जी तो ना स्कूल ना 10वां पास कर सके, ना किसी कॉलेज का मुंह देख पाए। लेकिन उम्र में भी बड़े भाई तेज प्रताप जी, शिक्षा में भी ज्यादा उम्र में भी बड़े तेज प्रताप जी और शिक्षा में भी ज्यादा तेज प्रताप जी। लेकिन भाई तेज प्रताप जी कहां हैं बेचारे? उनको पार्टी में न कहीं कोई बात रखने का अधिकार है, कोई निर्णय लेने का अधिकार है। भाई तेज प्रताप जी की आज ये हालात है कि वो किसी 2 व्यक्ति को भी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं दिलवा सकते। तो आपने ठीक बोला कि भाई तेजस्वी जी पूरे तानाशाह के तरीके से पार्टी पर कब्जा कर लिया है, और परिवार को छोड़ दीजिए, पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कोई पदाधिकारी की नहीं चलती है। उन्होंने एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति को बुलाया है और वो जो सलाह देते हैं, उनके सलाह पे राष्ट्रीय जनता दल को वो संचालित कर रहे हैं। नहीं, बात यह नहीं है कि दूसरे की नहीं चलती है, हर एक परिवारवाद की पार्टी में किसी एक व्यक्ति की चलती है। पहले लालू यादव थे तो लालू यादव की चलती थी, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव है। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गद्दी हथियाया है, लालू यादव के रहते लालू यादव का साइडलाइन कर दिया गया है, इस पे सवाल है और इसी पे मैं चाहूंगा कि ये करें। बाकी चीज़ें तो है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक योग्यता नहीं है, योग्यता जो है तेजस्वी की नहीं, मैं तो समझता हूँ राजनीतिक योग्यता है, क्योंकि राजनीतिक योग्यता नहीं रहती तो लोग उनके साथ। योग्यता, मुकेश जी मैंने आपको क्या बोला कि योग्यता का कोई तो मापदंड होगा ना। हाँ, राजनीति में देखिए, राजनीति में तो योग्यता का मापदंड है जो जनता का समर्थन तो उनका 2020 की लड़ाई में समर्थन। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई तेज प्रताप जी को अगर उस गद्दी पर बैठा दिया जाता तो आज बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेज प्रताप जी होते। मिसा जी को बैठा दिया जाता तो मिसा भारती जी होती। लेकिन तेजस्वी जी ने षड्यंत्र करके
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं। अविनाश सिंह जी के पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं, बिहार की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अविनाश जी आप जरा मतलब अपनी बात रखें इसमें। क्या आपको लगता है कि सही में तेजस्वी यादव जो है राजनीतिक तौर पे योग्य नहीं है? क्योंकि शैक्षणिक योग्यता किसी की राजनीतिक योग्यता में बाधा नहीं आती, मुझे जो लगता है। तो क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके जो सवाल हमारा ये कि क्या लालू यादव को हाईजैक कर लिया गया है, क्या लालू यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया है? पार्टी पे उनकी कोई पकड़ नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नाम के, लेकिन जो काम है, जो फैसले हैं वो केवल तेजस्वी यादव ले रहे हैं। और इस क्रम में उन्होंने अपने भाई बहनों को भी साइड कर दिया। वो ठीक उसी तरह जिस तरीके से औरंगजेब ने गद्दी हथियाने के लिए किया था। मुकेश जी, आपको नमस्कार। सारे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज जो आपका प्रोग्राम है वो एक आंख खोलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि आपने 3 कंपैरिजन रखे हैं। तेजस्वी तो बाद में आते हैं। पहले आपने अखिलेश जी के बारे में बताया, फिर आपने स्टालिन जी के बारे में बताया, और उसके बाद तेजस्वी जी आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये चीज दिखने लगा है लोगों को, जिसको हम कहते हैं मैन ऑन द स्ट्रीट। जो सड़क का भी जो आदमी है, जो बिहार से जुड़ा हुआ है, उसको भी ये चीजें दिखने लगी हैं। पर इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। इसकी शुरुआत करीबन 2019-2020 में हो चुकी थी। आपको याद होगा कि जिस इलेक्शन के बारे में आप बता रहे हैं, जो इलेक्शन में तेजस्वी जी को हाई नंबर ऑफ सीट्स आया था और कुछ सीट से वो रह गए थे सरकार बनाने से, उस पूरे इलेक्शन के दौरान दोनों का फोटो, लालू यादव का फोटो और रबड़ी देवी का फोटो, बिल्कुल उनके जो मेन जो पोस्टर है उससे वो गायब था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो उनके ऊपर करप्शन का जो बोझ था वो तेजस्वी के ऊपर ना आ जाए, इसीलिए उनके पोस्टर को हटाया जाना चाहिए। तो ये एक बहाना जरूर हो सकता है, पर तेजस्वी जी ने बिल्कुल इसके ऊपर अमल किया और रबड़ी देवी का और लालू यादव का पोस्टर पर से नाम और चेहरा बिल्कुल हटा दिया गया। ये तब शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से, जैसा आपने पहले भी कहा, कि जो एडवाइजर लोग जो होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, अभी देखिए हमारे मित्र कह रहे थे कि काजी ने कहा उसको मार दो, इसने कहा ऐसे कर दो। आप ये बताइए, 4 भाई में 1 भाई जिंदा है और 3 भाई मर गया, और ये बता रहे हैं कि जो जिंदा था गलती उसकी नहीं थी, जिसको मारा गया 3 भाई को गलती उसकी थी, और उसकी पता नहीं कौन से ये वजह बता रहे हैं। ये तो खैर ऐतिहासिक बातें हैं, ये किसी और दिन हम डिस्कस कर सकते हैं। पर तेजस्वी जी बिल्कुल एक राजनेता की तरह, एक मजे हुए राजनेता की तरह यूज एंड थ्रो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लालू यादव को दरकिनार कर रहे हैं। लालू यादव का जितना इस्तेमाल उनको करना था वो कर चुके। अब लालू यादव उनके लिए बैगेज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी बहनें हैं वो लालू यादव से थोड़ी करीब है, चाहे वो छोटी वाली बहन हो या मीसा भारती हो, उनके ऊपर एक दबाव है। ये केवल औरंगजेब और उसके पिता की लड़ाई नहीं है, ये विद इन दी फैमिली, जो उनका जो कुनबा है उसके अंदर की लड़ाई है। और मैं आपको आज की डेट में कह रहा हूं कि बिहार 2025 के पहले इनके परिवार में एक फूट होगी, और एक अलग नाम का राजद शायद इनकी बहनों में से किसी में टूट होगी, पर यह पार्टी में टूट होगी, तेजस्वी की वजह से टूट होगी। हमने देखा एमपी के इलेक्शन में लालू यादव अपने घर बुला करके 4 या 5 टिकट उन्होंने अपने घर बुला के दिया था। उनको इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर वो तेजस्वी पे छोड़ देते तो शायद ये 4 या 5 लोगों को, वो कुशवाहा जाति से आते थे, जिनको बुला करके उन्होंने अपने रेसिडेंस पे दिया था। एक नवादा था और एक औरंगाबाद था, शायद मुझे जो याद पड़ता है, 1-2 और सीट था। आप देखिए जो बीमा भारती, बीमा भारती का पूरा केस था, उससे भी हमें यह पता चलता है कि लालू यादव और तेजस्वी में कहीं ना कहीं एक ठनी रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब वो समय आ गया है तेजस्वी के लिए जब वो मुगलई अब खाना छोड़ अब मुगलई भाषा भी बोलने लगे हैं। अभी उन्होंने क्या कहा, ईंट से ईंट बजा देंगे। किसके लिए कह रहे थे? मुसलमानों के लिए कह रहे थे। तो ये औरंगजेब फैन क्लब के जो मेंबर है वो औरंगजेब अगर हो रहे हैं तो हमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। औरंगजेब फैन क्लब के हार्डकोर मेंबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक जो कहते हैं कि पार्टी में बगावत जो करता है या पार्टी का जो नेता बागी होकर के होता है, उसकी एक जो मुख्य शक्ति है, वो शक्ति ये होती है कि भाई उसको समर्थन मिले। सुमित शशांक हमारे साथ है। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि जिस लेवल पे अभी बगावत हो रही है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से पूरे पार्टी पे कैप्चर कर चुके हैं, कब्जा कर लिया है उन्होंने, क्या आपको लगता है पार्टी में फूट होगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, या अगर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी होता है उससे बीजेपी को फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा? देखिए मुकेश जी, ये नया नहीं है। मैंने आज से कई दिन पहले ही इस विषय को उठाया और मैंने कहा था कि तेजस्वी जी के भाई को
आने वाले समय में मैंने ये कहा था कि लालू जी के भाई को कोई जानता है क्या? जिस तरीके से लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है, वैसे ही आने वाले समय में तेजस्वी के भाई के साथ होने वाला है। और तेजस्वी जी ने अपने बड़े भाई को किनारे करके कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा कर दिया, और जिस तरीके से उनको एक तरीके से पूरे बिहार में मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने का कार्य किया, ये पूरा का पूरा एजेंडा है। और कैसे लालू जी की विरासत पे कब्जा किया जाए। लालू जी ने आज से बहुत पहले 90 के दशक में यह तय किया था कि पूरे बिहार को, एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा कहावत चरितार्थ करने के लिए बिहार के युवाओं का पलायन करवा दिया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, और अंधों में काना राजा जो है उसको चरितार्थ करने के लिए अपने दोनों सुपुत्रों को गद्दी सौंप दी। आज बड़े सुपुत्र को किनारे करके छोटा सुपुत्र जो है वो उस गद्दी को कहीं ना कहीं भोग रहा है। और जिस तरीके से औरंगजेब की बात हो रही है, मैं तो बोलूंगा ना, औरंगजेब अर्थात इतिहास का गुंडा। और आज जिस तरीके से बिहार में गुंडों की पार्टी चल रही है, गुंडों की पार्टी मतलब राजद, तो जिस तरीके से गुंडा पार्टी ने नेतृत्व किया था 90 के दशक में बिहार में नरसंहार, बलात्कार, बिहार में गुंडा राज को जिस तरीके से लोगों ने पूरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरंगजेब को आप गुंडा कह रहे हैं, सैफ अली जी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, सैफ जी उसे नायक मानते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज के औरंगजेब पे और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी पार्टी आरजेडी पर कब्जा किए हुए हैं, लालू यादव को साइडलाइन करके पार्टी को हाईजैक करने का और लालू यादव को हाईजैक करने का आरोप उन पर लग रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और मैं हमारे साथ इतू खान जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे उनके पास मैं जानना चाहूँगा। इतू जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक, तो मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह की पार्टियां खासतौर पे रीजनल पार्टियों में अगर सत्ता के लिए संघर्ष होता है, सत्ता के लिए बगावत होती है और कब्जा करने के लिए हत्याएं होती है, रिश्तों की हत्या मैं कह रहा हूं, तो उसमें सबसे बड़ा जीतने वाला जो दल होता है, जीतने वाला जो व्यक्ति होता है, वही जीतता है जिसके साथ पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के वोटर होते हैं। और जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, माई समीकरण पे, यानी यादव और मुसलमान जो है, वो यादव ने एक तरीके से मैं कहूँगा कि तेजस्वी को अपना नेता 2020 के परिणाम को देखते हुए मैं मानता हूँ कि मान लिया है। मुसलमानों में अभी जो है कुछ ये है, क्योंकि मुसलमानों में बिखराव, क्या आपको लगता है कि मुसलमान जिसको चुनेंगे आरजेडी का, वही जो है अगला उत्तराधिकारी होगा? बहुत अच्छे सवाल है आपका। अच्छा, पहले ये बोलना चाह रहे थे कि आप बार बार औरंगजेब करके कह रहे थे, तो क्या नाथूराम गॉड्स का जो पार्टी है, नाथूराम गॉड्स का जो पार्टी है, जो हाईजैक कर लिए आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बताएंगे अगली बार जब हम इतू खान जी जब अगली बार रखेंगे ना, तो इस पे आधे घंटे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा की। हम लोग किसी बात से भागते नहीं है, उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जिस बात पे चर्चा हो रही है उस पर आप बताएं ना। औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं हजरत औरंगजेब, तो आप ये बताइए कि नाथूराम गॉड के जो लोग चाहने वाले थे, वो क्या हाईजैक कर लिए आडवाणी जी को? हाईजैक कर से मनोहर जोशी जी को? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा वहां पर कब्जा करती है। यहाँ पिता पुत्र की बात है। गुंडों को कहीं ना कहीं फलीभूत करने का काम किया। हिंदू क्रांति मानते हैं कि नहीं मानते? आप इनकी मानसिकता के लोगों को, आतंकी मानसिकता के लोगों को पालने का काम किसने किया था? इतू खान जी, आपका ये गुस्सा औरंगजेब के नाम का जिक्र करने से है या आरजेडी में बगावत की बात है? गुस्सा किस बात को लेकर के है? भटक जाते हैं औरंगजेब के नाम पर, इतना भड़क जाइएगा तो मुद्दे से भटक जाइएगा ना। बिहार के विषय में बात हो रही है, बिहार के बच्चे के विषय में बात हो रही है। बिहार के बच्चे हाथ में कलम लेकर के चलते हैं और पूरे विश्व में जसवंत सिंह जी को जो मेन फाउंडर निकालने वाले आडवाणी जी कहाँ है? बीजेपी पे जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी कम से कम परिवारवाद की पार्टी नहीं है ना, विचारधारा की पार्टी है। पार्टी ने जिसको चयन किया वो उसके हिसाब से हुआ, विचारधारा लोगों ने जिसको सपोर्ट किया। यहाँ तो पिता पुत्र की बात हो रही है। जो एक भाई ने भाई को साइडलाइन कर दिया, उसके करियर का कत्ल कर दिया, उसके करियर का,
एक पिता को जो है बिल्कुल ये आप उनके जिंदा रहते हैं उनको साइडलाइन कर दिया। ये समस्या है, यही समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि फैमिली डिस्प्यूट कैसे सीखना होगा, वो आपके सीखना होगा। ये पोखरानिया कि और घर में मदरसा झगड़ा लगवाने का ये तरीका है। बिहार में मदरसा खराब गुंडाई नहीं चलेगी। बिहार में मदरसा खराब गुंडाई नहीं देखिए चलेगी। घर में लड़ाई हम कैसे लगा सकते हैं? को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी करते ठीक है सुमित जी एक बार रितु खान जी को एक बार सुनते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं जी। इसका बताइए, क्या नाम है तुगलक का, उनका बताइए, नाथूराम गौड़ का बताइए, वो लोग भी आप लोग के साथ में है। एक बने हुए इब्राहिम लोधी। आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं रितु खान जी, और चर्चा किस लाइन पे हो रही है? औरंगजेब का जिक्र क्यों हो रहा है आप ये भी तो समझिए। औरंगजेब का जिक्र क्यों? औरंगजेब ने क्या अपने पिता को कारावास में नहीं डाला था? क्या अपने भाई का कत्ल नहीं किया था? क्या रिश्तों का कत्ल नहीं हुआ था मुगलिया सल्तनत में, मुगलिया शासनकाल में? वही चीज आरजेडी के रिजीम में हो रहा है। आरजेडी अपनी पार्टी पे कब्जा करने के लिए तेजस्वी यादव वही सारी चीजें कर रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं। वो महाभारत में भी हुआ है। वो परिवार नहीं है ना सर, बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है ना। ऐसा परिवार वाली पार्टी में होता है। ऐसा तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो अखिलेश यादव भी वही चीज किए, एमके स्टालिन भी वही चीज किए। तो परिवारवाद में वाली पार्टी में तो ऐसा होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बिहार का मुसलमान या देश का मुसलमान किसके साथ है? तेजस्वी के साथ है, मीसा के साथ है, लालू के साथ है, तेज प्रताप के साथ है, किसके साथ है? आप ये बताइए। हाँ, अभी खगड़िया के वहां के प्रदीप सिंह जी खगड़िया में जो एमपी है, उस मंच पे राजनाथ सिंह जी ये बैठे हुए थे, गिरिराज जी बैठे हुए थे। वो बोले कि जिसको खगड़िया में रहना होगा उसको मुसलमान बन के रहना होगा, उसको मुसलमान बन के रहना होगा, खगड़िया में रहना। नहीं क्या इस बात पे को वोट लिख देंगे? नहीं, वो गलत बोले। मुसलमान बन के नहीं रहना होगा, वो हिंदू बन के रहना होगा, ये बोले थे। आप गलत बोल रहे हैं। जिसको खगड़िया में रहना होगा वो हिंदू बन के रहना होगा। गलत क्या है इसमें? कहीं मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण आप जैसे स्कॉलर हैं, क्योंकि आप जैसे स्कॉलर होंगे तो उस समाज की वृद्धि कैसी होगी? अरे हिंदू बन के रहने का मतलब आप समझते हैं क्या है? हिंदू बन के रहने का मतलब यह है कि एक अच्छे नागरिक की तरह आप रहिए, पत्थरबाजी मत कीजिए, कत्ल मत कीजिए, सर तन से जुदा करने की बात मत कीजिए, एक दूसरे का इज्जत कीजिए, दूसरे के धर्म को ही उतना ही इज्जत दीजिए जितना अपने धर्म को देते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम कौन करता है? ये हिंदू खान जैसे लोग करते हैं, सैफ अली जैसे लोग करते हैं। एक बार सुमित जी को और रितु खान जी को जरा आमने सामने लाइए, जरा दोनों एक दूसरे से बात कर लें जी। देखिए निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है ना कि ये इसी प्रकार के जो लोग हैं ना, इसी प्रकार के लोग कहीं ना कहीं समाज को भड़काने का काम करते हैं। भड़का करके जब हम रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, देश के मुसलमानों के हितों की बात करते हैं और विदेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो कलेजा क्यों फटता है? हिंदू खान जी, कलेजा क्यों फटता है? ये आज आप देशभक्त हो गए, कल हम नहीं थे देशभक्त। अरे सुनिए, मुसलमान ही है जो देशभक्त है। आप लोग तो इसके हैं, नाथूराम गौड़ वाले हैं जो बाबूजी को गोली मारे, उसमें से आप लोग। इतू खान जी आप देशभक्त हैं, देश कौन सा है आपका? नाथूराम गौड़ ये कैसे चलेगा दादा? हिंदुस्तान में जो है वो सब उसकी है, समझे? हम लोग फख्र से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे, मरने के बाद हिंदुस्तान में रहेंगे, किसी और जगह नहीं जाएंगे। गुंडा था कि नहीं था, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? औरंगजेब का गुंडा। चलिए ठीक है इतू खान जी, इतू खान जी देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उस पर चर्चा करें। आप कह रहे हैं कि देशभक्त हैं, हम देश में रहते हैं। अब देश किसको मानते हैं? अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान मेरा देश है, तो फिलिस्तीन के जयकारे क्यों लगाते हैं? पाकिस्तान के जयकारे क्यों लगाते हैं यहाँ पे? बताइए। राष्ट्रगान पे आपके कौम के नेता जो है वो खड़े नहीं होते हैं विधानसभा के भीतर में। तेरे टुकड़े होंगे का नारा देते हो, अफजल हम शर्मिंदा है का नारा देते हो। अरे पाकिस्तान, इतू खान जी जो सवाल
इतू खान जी जो सवाल पूछा गया है, इतू खान जी जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए ना, इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं आप? जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बोल रहे कौन किस देश की बात कर रहे हैं आप किस देश के हैं? आप किस देश की हिमायत कर रहे हैं? आप फिलिस्तीन के जयकारे लगाते हैं, आप पाकिस्तान के जयकारे लगाते हैं, आप जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो आप उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये कौन सा आपका, ये देशभक्ति, कौन सी देशभक्ति है आपकी? सच्चाई पे जाइए, सच्चाई पे जाइए, ब्लेम मत लगाइए, ब्लेम मत लगाइए भाई। आपके ओवैसी तो भाई पार्लियामेंट के भीतर में फिलिस्तीन के जयकारे लगाए। भाई जयकारे ओवैसी साहब ने, आपके जो नेता हैं वो पार्लियामेंट के भीतर लगाई शपथ ग्रहण के दौरान। कल भी जामिया मिलिया में जो है स्टूडेंट लगा रहे थे, वहां पर जयकारे लगा रहे थे फिलिस्तीन के। क्या मतलब है? आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को मानते हैं, तो भाई फिलिस्तीन के प्रति प्रेम है तो चले जाइए फिलिस्तीन आप। सुन लीजिए, हाँ, हम मुसलमान हैं, मुसलमान के नाते हम फलस्तीन का नारा लगाएं। एक मिनट अब सुनिएगा पहली बात। ठीक है। लेकिन इजराइल कौन है जो आप इजराइल का नारा लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है इजराइल का नारा? आप इजराइल की तो चर्चा ही नहीं हुई यहाँ पे। अरे आप जो है मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी हैं, आपने कहा हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तान के जयकारे लगाइए ना। आप मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी भी तो हैं, हिंदुस्तान के जयकारे लगाइए ना। मुसलमान होने के नाते आप हिंदुस्तान में वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमान की, तो आप हिंदुस्तान के जयकारे लगाइए ना। फिलिस्तीन की जयकारे लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? लोगों के कारण ही मुस्लिम समाज जो है उसको ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। मेरा भारत है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। आपके बोलने से या नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। आप चाहे फिलिस्तीन और पाकिस्तान के नारे लगाइए, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जो सवाल मेरा था उसका जवाब नहीं दिया तूफान जी आपने। मैं कह रहा हूं बिहार का मुसलमान किसके साथ है? बिहार का मुसलमान किसके साथ है? आप चर्चा जो कर रहे थे उस पे आइए। इतू खान जी मैं चर्चा कर रहा था जिसपे, उस पे आइए आप। अफजल हम सच्चाई के साथ सुमित जी बिहार का मुसलमान, हाँ, उसके साथ बिहार का मुसलमान उस बिहारी के साथ जो घर से निकलने वाले अफजल का इलाज होगा, के साथ घर से निकलने वाले अफजल का इलाज होगा और ये बाकी राज्य के पक्ष के साथ नहीं है। तो देश के मुसलमानों का अधिकार छीन के रोहिंग्या मुसलमानों को देने का बात करोगे करना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है। मैं अविनाश जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। अविनाश जी, जिस तरीके से रीजनल पार्टियों में बगावत होती है, सत्ता हथियाने के लिए तिक्रम किए जाते हैं, रिश्तों का खून होता है, उसमें एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के समर्थक जिसके साथ होते हैं वही आता है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बगावत करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जो वोटर हैं कमोबेश उनका वोट बैंक उनको मिलता रहा, उनका समर्थन मिलता रहा, इसीलिए वो बगावत और मनमानी करने में सफल रहे? मुकेश जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं दो पार्ट में इसका जवाब दूंगा। पहले तो मुसलमान का जो झंडा लेके घूम रहे थे उनको बता दूं कि 52 या 56 देश मुसलमान का है। जब शेख हसीना पे विपत्ति गिरी तो कोई एक मुसलमान का देश सामने नहीं आया जो उसको असाइलम दे सकता था। तो ये है मुसलमान की फितरत, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे वो कहीं और का मुसलमान हो। जो 52 मुसलमान के देश है वहां पे सिया सुन्नी को काट रहा है, सुन्नी सिया को काट रहा है, पठान उसको काट रहा है। तो हमें इनको ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन से भाईचारे के विचारधारा से ये आते हैं। ये मुसलमान के नाम पे जो छाती पीट रहे हैं कि मुसलमान है इसीलिए हम उनका साथ दे रहे हैं, तो लड़ने भी चले जाओ ना, लड़ने भी चले जाओ। यहां क्यों झंडा लेके घूम रहे हो? हिंदुस्तान में तो मुसलमान का झंडा लेके कैसे घूम रहे हो ये पहले समझो ना। अभी चुप रहो, अभी एक मिनट चुप रहो, मदरसा छाप एक मिनट चुप रहो। दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा मुकेश जी कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी के सर्वा हो चुके हैं? बिल्कुल सही। इस तरह की पारिवारिक पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पार्टी पर्स। जिस आदमी के पास पार्टी का पर्स होता है, पार्टी का पैसा होता है, उसी का वर्चस्व होता है। तो इस वक्त ये ऐसा देख के लगता है कि राजद में जो भी पैसे का लेन देन है या जो भी खरीद फरोख्त ये करते हैं वो पैसा जो है वो सल्तन से जुदा। ओ मेरे मित्र, सल्तन से जुदा। आराम से रहो भाई, अभी खत्म कर लेने दो, फिर चीख लेना। समय की कमी है, प्लीज
प्लीज जल्दी से तो finish ये जो पार्टी का पर्स जो होता है वही मेन डिफाइनिंग चीज होता है पारिवारिक पार्टी में, और वो इस वक्त तेजस्वी के पास है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनका वजूद बढ़ा हुआ है। जहां तक वोट बैंक का सवाल है, राजद मुसलमानों का वोट पाती रही है। अगर राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी को भूल करके अगर मुसलमान तेजस्वी को देख करके वोट दे रहा है, तो मैं फिर वही बोलूंगा, मुसलमान की ये फितरत है कि वो आपस में लड़ते हैं, आपस में भाइयों को काटते हैं, जैसा कि ये मौलाना कह रहे थे। जी इतू जी जवाब दें। लड़वा रहे हैं, जैसे आप तेजस्वी को और उसके भाई भाई में लड़वा रहे। वाह अरे सिया सुन्नी क्यों लड़ रहा है? अली का गर्दन क्या बोल के काटे थे? वो तो सजदे में था। अली तो सजदे में था, क्या बोल के गर्दन काटे थे? करबला का लड़ाई हुआ, क्या बोल के हुआ था? अरे आप किसको ज्ञान दे रहे हैं भाई? आप किसको ज्ञान दे रहे हैं? किनको मार बोली? नाथूराम जी किनको आपने मार तो बोली? अली अपने खुदा को मारा जब वो सजदे में था। आपने तो अली को जब वो सजदे में था तब उसका गला काट दिया। आप पे कौन विश्वास करेगा? आप पे कौन विश्वास करेगा? आप जजिया देने के लिए मुसलमान हैं। चलिए ठीक आप है जब- सर, हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। बार बार ये चर्चा जब चलेगी तो दूर तक जाएगी और देर तक चलेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सैफ अली जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष यादव जी आपका, अविनाश जी आपका, इतू खान जी आपका और सुमित शशांक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि आज के औरंगजेब, तो जिस पार्टी में, जिस परिवारवाद की जो पार्टी है उसकी यही कहानी है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे जहां कहीं भी हो, परिवारवाद की पार्टी में यही होता है। जब कोई नया उत्तराधिकारी आता है तो उसे अपने रिश्तों का खून करना ही पड़ता है, क्योंकि गद्दी जो है वो खून मांगती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।